नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस। पिछले क्लास में हम बात किए थे मौलिक अधिकार के बारे में और उसी संबंध में आज का जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार पार्ट 2 है। इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित सारे अनुच्छेद के बारे में। चलिए, पिछली क्लास में हम कुछ बात किए थे उसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। हमने बात किया था कि अपने संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है और वो 6 का नाम याद कराने का कोशिश मैं किया था। जो पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और आखिरी जो अपना था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। उसी के संबंध में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अनुच्छेद रिलेटेड बातें होंगी। चलिए, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस टॉपिक से अनुच्छेद से संबंधित कैसे प्रश्न पूछते हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार और इस समानता का अधिकार जो जिक्र है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अपने भारत के संविधान में अनुच्छेद का क्या मतलब, कोई भी बातें जो होती है वो अनुच्छेद, जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कौन कहता है, तो ये 52 कहता है। ठीक उसी प्रकार हर एक बात अनुच्छेद में यह जिक्र किया गया हुआ है, जो भी पावर दिया गया है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है समानता के बारे में, ये कहता है विधि के समक्ष समानता। मतलब क्या समझिएगा, विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कानून की नजरों में सब बराबर है, चाहे वो अमीर तबके के लोग हो, गरीब तबके के लोग हो, कानून सबके लिए एक है। तो अगर कोई पूछे कि किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता है तो वो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या कहता है वो समझते हैं। इस पांचों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद है। पहला 14 में विधि के समक्ष समानता, दूसरा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव पे रोक। जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे क्या होता है, रोक है। ये अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन से तात्पर्य है सरकारी नौकरी में समान सहभागिता, मतलब हर लोगों को समान अवसर मिलेगा, ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। पहले बहुत ज्यादा छुआछूत होता था, तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और फिर अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा मैं बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शन होगा 15, दूसरा ऑप्शन होगा 16, 17, 18। अब आपको उचित सही जवाब देना होगा कि इसका जिक्र अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समानता के अधिकार से रिलेटेड जो 5 अनुच्छेद है वो आपको याद होगा, 14, 15, 16, 17 और 18। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता के संबंध में क्या है, अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है। इसके संबंध में 6 अधिकार अपने को मिलता है। वो 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, ऐसे करके 6 अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मिलते हैं। उस 6 को याद करने की कोशिश करेंगे। समझिए, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे इसको। मान लिया एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है जो सरकार की कुछ नीतियों से बहुत परेशान चल रहा है, तो वह यह फैसला किया कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो पहला वह काम क्या किया, वह बोलना शुरू किया। वह सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि बोलने से काम नहीं चलेगा, फिर वह शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित होकर सम्मेलन बनाना शुरू किया। सम्मेलन बनाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। तो पहला क्या किया, वह बोलना शुरू किया। दूसरा क्या किया, वह सम्मेलन बनाना शुरू किया। फिर भी उसको लगा कि अभी भी वो नीतियों का विरोध अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। फिर तीसरे में जो आता है वह सहकारी समिति या किसी भी प्रकार की समिति या संगठन बनाकर
कोशिश किया सरकार के नीतियों का विरोध करने का। तो ये 3 बात याद करेंगे, बोलने की आज़ादी, सम्मेलन बनाने की आज़ादी शांतिपूर्ण ढंग से, और तीसरा संगठन बनाने की आज़ादी, और चौथा क्या है, पूरे शहर में उसको लगा इन तीनों से भी काम नहीं बना तो फिर वह कोशिश किया क्या, पूरे भारत में घूम घूम कर सरकार का विरोध किया जाए। तो ये घूमना प्रारंभ किया, इससे वर्ड लेना है घूमना। फिर उसको लगा घूमते घूमते कहीं थक गया तो उसको निवास करना, निवास किया। और फिर उसके बाद में आखिरी जो है वो व्यापार, मतलब क्या समझे, एक ट्रिक से जो याद किए थे हमें कि पहले वो क्या किया, सरकार के खिलाफ बोला, तो बोलने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 का पहला देता है। फिर शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन बनाने की आज़ादी 19 का 2 देता है। फिर किसी संगठन को बनाने की आज़ादी अनुच्छेद 19 का 3 देता है। फिर पूरे भारत में घूमने की आज़ादी, पूरे भारत में आप घूम सकते हैं कहीं भी, ये घूमने की आज़ादी अनुच्छेद 4 देता है, 19 का 4। और 19 का 5 कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में निवास करने की आज़ादी है, मतलब रहने की आज़ादी है। और फिर अनुच्छेद 19 का 6 क्या कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी आज़ादी। तो 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता मिलता है। और इसी 19 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का अपने भारतीय संविधान में कोई अलग से जिक्र नहीं है, ये अनुच्छेद 19 में ही अंतर्निहित है। कौन सा, प्रेस की स्वतंत्रता। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 19 के ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 और 22 को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 20 और 22 को एक साथ याद करेंगे। लोगों को कंफ्यूजन होता है, अपराध पहले की गिरफ्तारी पहले, तो पहले कोई अपराध करेगा तभी ना उसकी गिरफ्तारी होगी। तो अपराध के संबंध में कुछ दोष सिद्धि संरक्षण है, अपराधियों को कुछ संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, तो अपराध से रिलेटेड कोई बात आएगा तो क्या होगा, वो अनुच्छेद 20 में होगा कि अपराध से संबंधित दोष सिद्धि संरक्षण जो कौन देता है, अनुच्छेद अपना 20 देता है। फिर 22 क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, उसे कुछ हक है कि उसे कुछ संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार के तहत, वो अनुच्छेद कौन कहता है, 22 कहता है। तो इसमें 3 प्रकार की, गिरफ्तारी के संबंध में जो 3 प्रकार का उसको पावर है। पहला, कारण पूछने का पावर कि हमें किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, पहला क्या कारण है, कारण पूछने का अधिकार है। और दूसरा क्या है, अपने लिए एक अच्छा वकील रख सकता है। पहला कारण क्या है, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। दूसरा, वो अपने लिए एक अच्छा वकील कर सकता है जो उसकी बात को कोर्ट में रखे। और तीसरा क्या है, तीसरा और आखिरी इस संबंध में क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी न्यायालय में हाजिर कराने की सकती है। तो ये क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में 3 बातें, उसे कारण पूछने का अधिकार है, उसको अपने लिए एक अच्छा वकील रखने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर में नजदीकी न्यायालय में हाजिर होना चाहिए। ये अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। क्या है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगर कोई पूछे अनुच्छेद 21 में किसका जिक्र है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 21 में। बात करते हैं 21 के ए में क्या है, तो ये 6 शिक्षा का अधिकार का जिक्र क्या है, वो अनुच्छेद 21 के ए में है। और शिक्षा का अधिकार पहले ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सरकार मुहैया करवाएगी। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 21 के ए में। और फिर कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा पे जा सकता है या जाता आता है, इसका अधिकार उसको कौन देता है, किस अनुच्छेद में ये अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 21 ही उन्हें क्या कहता है, विदेश यात्रा का संरक्षण, उनके अधिकार को संरक्षित करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो समझेंगे। वो अपने संविधान में सिर्फ 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता। मतलब क्या, जब किसी राज्य में या किसी देश में आपातकालीन व्यवस्था लागू होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। ये आपातकालीन के दौरान भी निलंबित नहीं होते।
तो आई होप आपको याद हुआ होगा स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड और समानता के अधिकार से रिलेटेड सारे अनुच्छेद। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो अपना मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद 23 और 24 में जिक्र है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है समझिए, मानव के दुर्व्यापार पे रोक। दुर्व्यापार का मतलब क्या समझे, बंधुआ मजदूरी, इंसानों की तस्करी होना, तो ये सब मानव का किसी भी प्रकार से अगर दुर्व्यापार हो रहा है तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। और ये अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 24 में आते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम पे रोक। किसी भी कारखाना में 14 वर्ष से कम का बच्चा अगर काम कर रहा है तो ये संवैधानिक रूप से वो कानून का हनन है और ये गलत है। कानूनी तौर पे ये गलत है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कंपनी या कारखाना में काम करने की इजाजत नहीं है। तो ये कारखानों में बाल श्रम पे निषेध कौन लगाता है, ये अनुच्छेद 24 कहता है। तो एक साथ याद करेंगे इस 23-24 को कि मानव के दुर्व्यापार 23 में और 24 में क्या है, बाल श्रम से रोक। बाल श्रम का यूज कारखाने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड। धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27, 28। अब 25 क्या कहता है, आप किसी भी धर्म से हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अपना जो देश भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें राष्ट्र की कोई अपनी धर्म नहीं है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म से है उस धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी आजादी है। आप जिस भी धर्म में, जैसे मान लिया सिख धर्म के लोग अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, ये उस धर्म का आचरण है, वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, ये उनको संविधान अलाउ करता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि अपने धर्म का प्रचार करने, मानने और आचरण करने की पूरी आजादी। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, आप जिस धर्म से है उसके धार्मिक संस्था को स्थापित करना और उसके कार्यों का प्रबंधन करना, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है। तो 25 क्या कहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, और अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कीजिए और इसका प्रबंधन कीजिए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक संपोषित से रिलेटेड क्या है, अनुच्छेद 27 है। और फिर अनुच्छेद 28 किस बात का जिक्र करता है, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने के अधिकार कौन देता है, कि कोई भी धर्म का शिक्षा है या पूजा है तो आप वहां उपस्थित हो, ये अधिकार अनुच्छेद 28 कर देता है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता से भी रिलेटेड 4 बातें याद कर लिए होंगे। आखिरी आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह 29 और 30 अनुच्छेद में आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलता है। अल्पसंख्यकों से तात्पर्य है जिसकी संख्या या आबादी बहुत कम है अपने भारत में। तो ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड 2 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनके हित में कोई काम हो तो उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कहता है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि उनके द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, जिससे वो अपने सभ्यता, संस्कृति आदि को बचा सके और उसका विकास कर सके। तो अनुच्छेद 29 हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि वो धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं ताकि उनके सभ्यता, संस्कृति का विकास हो सके। अब आखिरी और जो छठा अपना मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे बात करते हैं, इससे कुछ बात है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है। और इसके तहत कहा जाता है इससे ऊपर जो भी मौलिक अधिकार है, अगर इसका हनन होता है, इस मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति का हनन होता है तो वह अपना समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के लिए मदद के लिए रीट जारी करेगा, उस पर्सनल व्यक्ति के लिए, या फिर उस व्यक्ति के मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या जारी करेगा, उस संस्था के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ रीट जारी करेगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में। अब समझने की बात कोशिश करते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है कि भारत के किस हिस्से को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है। संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या है,
तो अगर अनुच्छेद पूछे तो आपको कहना है अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और मौलिक अधिकार पूछे तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहते हैं। लेकिन अगर सीधे पूछे आपसे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। अगर नॉर्मल पूछे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना पूछे कि मौलिक अधिकार का संविधान की आत्मा किसे, तो वो प्रस्तावना को, और बोले भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा तो वो अनुच्छेद 32 या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब नीचे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात लिखे हैं कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को मिलते हैं, केवल भारतीयों को, और वह कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को मिलते हैं। तो ये जो चार्ट दिख रहा हो अपना 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19 और 29, 30 ये केवल भारतीयों को मिलता है। यह मौलिक अधिकार पे केवल हक किनका है, भारतीयों का, और ये मौलिक अधिकार दोनों को है, भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को है। 14, 20, 21, 21 का ये, 22, 23, 24 और 25 से लेकर 28 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो हमने बताया आपको कि अनुच्छेद 21 के ए में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।